अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूं और जैसा कि आपको पता है कि मैं किताब का रिव्यू पेश करता हूं। इस दफ़ा जो किताब मैं आपके लिए लेके आया हूं उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी बर्ट्रैंड रसल ने लिखी है। बर्ट्रैंड रसल ने, जो कि खुद भी फिलोसोफर थे, लॉजिक से बात करते थे, मैथ्स के ऊपर उनका बड़ा काम था और उनकी जो बुक थी प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स बहुत फेमस वर्क है। और उसके अलावा उन्होंने फिलॉसफी के हवाले से ये जो बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, इसमें इन्होंने ग्रीक पीरियड से लेके मॉडर्न फिलॉसफी तक एरिया कवर किया है। बुक जो है 3 पार्ट्स में तकसीम है। एंशिएंट फिलॉसफी, जिसमें सोक्रेटिक पीरियड आ जाता है, उसके बाद कैथोलिक फिलॉसफी या चर्च से रिलेटेड फिलॉसफी, और तीसरा जो है वो मॉडर्न डे फिलॉसफी है। इस बुक के अंदर सोक्रेटिस को जिस तरीके से बयान किया गया है, हमने उस तरीके से सोक्रेटिस को देखना है। सोक्रेटिस को बहुत से राइटर्स ने अपने तरीके से बयान किया है और आज इस बुक के अंदर जो चीज मैं लेके आपके सामने आया हूं वो द ट्रायल ऑफ सोक्रेटिस है। सोक्रेटिस वाज अ फिलोसोफर, ही वाज ग्रीक, ही लिव्ड इन एथेंस। सोक्रेटिस ने खुद कभी कुछ नहीं लिखा, पब्लिश्ड वर्क उनका नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी सोक्रेटिस का पहुंचा है वो बेसिकली उनके जो स्टूडेंट थे प्लेटो, उनके थ्रू पहुंचा है। प्लेटो के डायलॉग्स हैं, उनका ये जो डायलॉग जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं ये उनकी बुक से लिया गया है जिसका नाम है द अपोलॉजी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि द ट्रायल ऑफ सोक्रेटिस जो है उसमें प्लेटो चूंकि वहां पे मौजूद थे तो उन्होंने उस चीज का बयान किया है। बुक के टाइटल अपोलॉजी से तो यही लगता है कि जैसे सोक्रेटिस ने सॉरी किया होगा, लेकिन इनफैक्ट वो सॉरी नहीं है, वो सोक्रेटिस का अपना एक तरीक़ाकार है जो कि बुक में बयान किया गया है, बर्ट्रैंड रसल ने बयान किया है। और प्लेटो ने बताया है कि सोक्रेटिक वे जो है, जिसको सोक्रेटिक मेथड भी बोलते हैं, वो क्या था। तो हमें जो सोक्रेटिस के बारे में जो कुछ भी पता लगा है वो उनके स्टूडेंट्स की लिखी गई किताबों के थ्रू पता लगा है। सोक्रेटिस की बताई गई बातें, कही गई बातें जिस भी तरीके से आई हैं, चाहे उनके स्टूडेंट के थ्रू आई, उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी को बहुत इन्फ्लुएंस किया। उनके आइडियाज आज भी हमारे सामने हैं और लोग पढ़ के उनसे बहुत कुछ हासिल करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जिस बुक पे हम बात करेंगे इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। बुक के प्रीफेस में बर्ट्रैंड रसल ने बात की है कि फलसफियों को या फिलोसोफर को जब भी आपने समझना हो तो उनकी राइटिंग के अलावा आपको उन हालात पे भी तवज्जो देने की जरूरत है जिससे उस वक्त वो गुजर रहे थे, क्योंकि जो भी हालात होते हैं फिलोसोफर्स के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस होता है। तो सोक्रेटिस को जब आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि ग्रीस उस वक्त किन हालात से गुजर रहा। तो ये बात मैं आपको बताता चलूं कि उस जमाने में एथेंस और स्पार्टा की वॉर हुई थी। उस वॉर में एथेंस को डिफीट हुई थी। एक तो उसका असर एथेंस में काफी मौजूद था, उसके अलावा सोक्रेटिस से पहले जो फिलोसफर्स मौजूद थे जिनको नेचुरल फिलोसफर्स कहा जाता है, वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे थे। यानी कि मून की रोशनी कैसे हम तक पहुंचती है, जमीन के बारे में वो सवाल आते थे उनके ज़हन में, सूरज के बारे में उनके ज़हन में सवाल आते थे और वो उन सवालात के जवाब देने की कोशिश करते थे। जाहिर है इंसान केव के दौर से जब आगे बढ़ा और उसको क्यूरियोसिटी हुई तो उसने बहुत से क्वेश्चंस पूछे कि ये सब कुछ कैसे बना। तो जो प्री सोक्रेटिक एरिया है जिसमें नेचुरल फिलोसोफर्स थे, उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे नेचर से मुताल्लिक। सोक्रेटिस जो था उसने जो कुछ भी पूछा, जो कुछ भी कहा, वो उसने कहा आपके पास नॉलेज की सूरत में मौजूद है, आपने सिर्फ सर्च करना है। और उसको सर्च करने का तरीका ये है जिसको सोक्रेटिक मेथड भी बोला जाता है कि वो क्वेश्चन करता था। वो बोलता था अपने अंदर देखें, हमें वहां से इल्म का खजाना मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे जब बाद में उसके ऊपर इल्जामात लगे, उसके ऊपर एलिगेशंस लगी, तो 2 एलिगेशंस थे। एक इल्जाम तो ये था कि वो ग्रीक डेटीज को नहीं मानता था, जबकि दूसरा जो उसके ऊपर एलिगेशन आया वो ये था कि वो ग्रीस के यूथ को
करप्ट कर रहा है, यानी कि उनको जो है रास्ते से भटका रहा है। मसलन अब जिस तरह अगर सोक्रेटिक मेथड को मैं सामने रख के बात करूं, तो वो ये नौजवानों से पूछता था, क्वेश्चन पूछता था। फॉर एग्जाम्पल किसी भी यूथ से वो ये सवाल पूछ लेता था कि अगर तुमने वुड वर्क करवाना हो तो तुम किधर जाते हो? तो कोई भी यूथ कहता था हम कारपेंटर के पास जाएंगे। इसी तरह वो पूछता था कि अगर कभी आपने अपने शू को मेंड करवाना हो तो आप किसके पास जाएंगे? और इसी तरह जब वो पूछता था कि अगर आपने किसी भी चीज को ठीक कराना है तो आप किसके पास जाओगे, तो लोग बताते थे हम मेसन के पास जाएंगे, हम टेलर के पास जाएंगे, हम कारपेंटर के पास जाएंगे। तो इसी तरीके से अचानक सोक्रेटस ये पूछ लेता था, अच्छा अगर आपको विजडम की जरूरत हो तो आप किसके पास जाएंगे? विजडम कहां से मिलती है? और ये चीज वो मार्केट में खड़े होकर पूछता था। और जो यूथ थे उनके लिए इन तमाम सवालों के अंदर बड़ी कशिश मौजूद थी। तो इसी चीज की तरफ मिलेटस ने जब उसके ऊपर एलिगेशन लगाया तो उसने इसी चीज को सामने उठाया कि ये ग्रीस के जो यूथ हैं उनको करप्ट कर रहा है। तो सोक्रेटिस ने ये तरीका सोचा कि आपके पास तमाम सवालात आपके अंदर मौजूद हैं, आपने उनको खोजना है, आपने सर्च करनी है। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक बैंड है, म्यूजिकल बैंड पिंक फ्लॉयड, उनका एक सॉन्ग है कंफर्टेबली नम। उसकी एक लाइन है, हेलो इज देयर एनीबॉडी इन देयर, जस्ट नॉट इफ यू कैन हियर मी, इज देयर एनीवन एट होम। तो ये सॉन्ग आप सुनिएगा, ये बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है कंफर्टेबली नम, पिंक फ्लॉयड का है। पिंक फ्लॉयड के ऊपर भी कभी मैं आपको रिव्यू दूंगा। और साथ में मैं आपको ये बता रहा था कि किस तरीके से यूथ को ये क्वेश्चनिंग की तरफ लेके जाता था जिससे उनको अल्टीमेट आंसर्स मिल सके। अब आप इमेजिन कीजिए कि ग्रीक फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं तो हमारे ज़हन में एंशिएंट ग्रीस आता है। और एंशिएंट ग्रीस से जब हमारे ज़हन में तमाम वो फिलॉसफी आ जाती है जिसका ताल्लुक सोक्रेटस, प्लेटो, एरिस्टोटल और बाद में आने वाले फिलोसफर्स जो कि उनकी तालीमात से मुतासिर हुए और उन्होंने मजीद लिखा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आप यूं समझिए कि 399 बिफोर क्राइस्ट की बात है कि सोक्रेटस के ऊपर ये ट्रायल चल रहा है और उनको पनिशमेंट मिल चुकी है, डेथ पेनल्टी उनको मिल चुकी है। और वो सोक्रेटस जो कि अपनी बातों से अगलों को लाजवाब किया करता था, वो अब उस सजा को भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सोक्रेटस के ट्रायल के बारे में बताना चाहूंगा कि बेसिकली उस ट्रायल में हुआ क्या था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोक्रेटस के ऊपर दो बड़े एलिगेशंस आए थे। एक तो ये कि ये यूथ को करप्ट कर रहा है, दूसरा ये कि ग्रीस में उस जमाने की जो डेटीज थे उनको ये नहीं मान रहा, जैसे कि ज़्यूस और जो उनके अपोलो और जो डिफरेंट उनकी डेटीज थी उनको ये नहीं मानता। और इसने अपनी कुछ स्पिरिट्स इंट्रोड्यूस करवाई हुई थी या ग्रीक डिविनिटीज को ना मानने का एलिगेशन लगा हुआ था। और सोक्रेटिस को जब ये सारे एलिगेशंस उसके ऊपर लगा दिए गए तो उसको 500 या 501 ज्यूरर्स के सामने पेश किया गया। आप यूं समझ लीजिए कि उस जमाने में एक बहुत बड़ा सा एम्फी थिएटर है जिसके आसपास चारों तरफ लोग बैठे हैं और बीच में सोक्रेटिस खड़ा है और जो ज्यूरर्स हैं वो सोक्रेटिस का डिफेंस सुन रहे हैं, सोक्रेटिस से क्वेश्चंस किए जाते हैं और सोक्रेटिस उनका जवाब देता है। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि सोक्रेटिस ने किस तरह अपने आप को डिफेंड किया। जो तीन एलिगेशंस, जिन लोगों ने एलिगेशंस लगाए वो तीन लोग थे। उनमें से जो मेजर बंदा था उसका नाम था मिलेटस। तो मिलेटस जब सोक्रेटिस के ऊपर इल्जाम लगा चुकता है, दो जो एलिगेशन उसने लगाए, तो उसके बाद सोक्रेटिस को मौका दिया जाता है कि वो अपना दिफा करे, डिफेंस करे कि अब उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो चुकी है तो अब वो अपना डिफेंस पेश करे। यहां पे सोक्रेटिस के ऊपर यह कहा जाता है कि सोक्रेटिस जो है वो बड़ा स्वीट टंग आदमी है, यानी कि उसकी ऐसी स्पीच है वो इंतहाई एलोकेंट है। जबकि सोक्रेटिस खड़ा होकर यह बात करता है कि अगर आप मुझे एलोकेंट कह रहे हैं तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, और मैं चूंकि कोर्ट में फर्स्ट टाइम हाजिर हुआ हूं तो इसलिए आप मेरी किसी भी गलती को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझे यहाँ के मैनर्स और एटिकेट्स का नहीं पता। हाँ,
अगर एलोकेंट से या एलोकेंसी से मुराद आपकी ट्रुथ है तो वो तो है, तब मैं बिल्कुल एलोकेंट हूं अगर इसका ताल्लुक सच्चाई से है। सोक्रेटिस साथ में ये भी बात करता है, कहता है लेकिन मुझे आप लोगों की इतनी परेशानी नहीं है कि मेरे बारे में जो इंप्रेशन आप लोग पहले से क्रिएट कर चुके हुए हैं उसका मैं क्या जवाब। यहां पे मैं आपको ये बताता चलूं कि उस जमाने के जो मशहूर प्ले राइट थे, उन्होंने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था द क्लाउड्स। उसमें उन्होंने काफी ज्यादा जो है इनके लिए, सोक्रेटिस के लिए एक तज़हीक अमेज रवैया अपनाया कि सोक्रेटिस जो है वो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझता है। और जो मुकालमे उस प्ले में हुए वो कुछ इस किस्म के थे कि बारिश कैसे होती है। तो जो क्लाउन था वो ये बताता है कि बारिश ऐसे होती है कि क्लाउड्स की इंटरमिंगलिंग होती है और एक सिस्टम बनता है जिसकी वजह से रेन होती है। हालांकि ग्रीस में उस जमाने में ये बात आम थी कि ज़ूस जो है उसकी वजह से ये सब कुछ होता है, यानी कि ज़ूस जो है वो रेन बरसाता है। अब जाहिर सी बात है ये क्लाउन उसका मजाक उड़ा रहा है। दूसरी तरफ फिर ये कहा जाता है कि अच्छा फिर अगर ये होता है तो फिर ये बताएं कि क्लाउड्स की रंबलिंग क्यों होती है। तो वो क्लाउन कहता है आप यूं समझें कि आपकी जो घर में औरत है उसने एक स्टू बनाया यानी कि सालन बनाया है और वो अच्छा नहीं बना जिसकी वजह से आपके पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। तो इस तरह उस जमाने में सोक्रेटिस के खिलाफ ड्रामे पेश किए जाते थे जिसमें सोक्रेटिस का मजाक उड़ाया जाता। तो सोक्रेटिस अपने ट्रायल के बीच में ये बात कर रहे हैं कि मैं ये समझता हूं कि आप लोग मेरे लिए इतने मुश्किल नहीं हैं, लेकिन इससे पहले जो मेरा इंप्रेशन क्रिएट हो चुका है उसका मैं क्या करूं। उसके बाद सोक्रेटिस अपने ऊपर लगने वाले एलिगेशन का जवाब देते हैं। वो कहते हैं मुझ पे ये इल्जाम लगाया गया कि मैं यूथ को करप्ट कर रहा हूं। तो आइए चलें इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। तो सोक्रेटिस पूछता है कि अगर मैं यूथ को करप्ट कर रहा हूं तो फिर उनको इंप्रूव कौन कर रहा है। तो जूरी कहती है या जो जज मौजूद होते हैं या जो मिलिटस होता है वो कहता है कि सोक्रेटिस एथेंस के लोग बच्चों को इंप्रूव करते हैं। अच्छा, वो कहता है कि एथेनियंस जो हैं वो इंप्रूवर्स हैं। तो मिलिटस कहता हाँ बिल्कुल वो इंप्रूवर्स हैं। तो कहता आप, कहता हाँ हम भी बच्चों को इंप्रूव करते हैं। कहता क्या जूरी के मेंबर्स करते हैं? उन्होंने कहा हाँ जूरी के मेंबर्स भी करते हैं। कहता यानी कि कहने का मकसद ये है कि पूरा एथेंस जो है बच्चों को इंप्रूव करता है। उन्होंने कहा हाँ। कहता ये तो फिर बड़ी खुशी की बात है कि उनको करप्ट करने वाला सिर्फ एक बंदा है, सोक्रेटिस। यानी कि उसने एक तरह से मजाक उड़ाया कि जब इतने लोग इंप्रूव करने वाले हैं मौजूद तो एक अगर करप्ट कर रहा है आपकी लॉजिक के मुताबिक तो उससे बच्चों के ज़हन कैसे खराब हो सकते हैं। लेकिन ये चूंकि उनका इब्तदाइया था और सब जानते थे सोक्रेटिस इस तरह की बातें करने का माहिर है, तो उन्होंने कहा दिस इज टिपिकल ऑफ सोक्रेटिस। खैर सोक्रेटिस आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आप समझते हैं कि जो वर्स लोग होते हैं वो बुरी हरकतें करते हैं और जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छी हरकतें करते हैं। तो जजेस कहते हैं यस बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहता है कि आप ये भी समझते हैं कि अगर आप इफ यू डू वर्स तो आपके साथ भी वर्स होगा, इफ यू डू गुड तो आपके साथ भी गुड होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहता फिर मैं क्यों बच्चों को खराब करूंगा, मैं क्यों उनको करप्ट करूंगा? क्योंकि बकौल आपके अगर कोई किसी को खराब करता है तो वो खराब होके वो खराबी दोबारा उसकी तरफ ही तो वापस आएगी। तो मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूं कि मैं किसी को इतना खराब कर दूं कि वो खराबी की सूरत में मेरी तरफ दोबारा आए और मुझे हार्म करे, मुझे नुकसान पहुंचाए। तो ये नहीं हो सकता। लेकिन खैर उनकी इन लॉजिक्स को जूरी को इतनी अहमियत नहीं देती। तीसरा वो जिक्र करते हैं और साथ अपनी मुकदमे की डिफेंस को जारी रखते हुए कहते हैं, आप साथ में ये कहते हैं कि मैं ग्रीक डीटीज को नहीं मानता, लेकिन साथ आप ये भी कहते हैं कि मैंने अपनी स्पिरिट्स इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं। तो चलिए आपके सवाल का जायजा ले लेते हैं। आप कहते हैं मैं ग्रीक डीटीज को नहीं मानता लेकिन मैंने अपनी डीटीज इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं, लेकिन साथ आप मुझे भी कह रहे हैं। तो ये तो फिर लॉजिकली बात ठीक नहीं हुई। गर्ज ये कि सोक्रेटिस जो है अपनी बातों से उनको लाजवाब कर देते। यहां पे आके जज कहते हैं ठीक है हमने आपका डिफेंस सुना और अब हम जूरी को कहेंगे कि वो आपके बारे में फैसला करें। यहां ये बात भी मैं आपको बताता चलूं कि सोक्रेटिस के बारे में कि ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल के बारे में जब बात की गई तो उन्होंने सोक्रेटिस ने ये बात बताई कि मेरे बारे में वाइजेस्ट ऑफ ऑल का जो एक पूरे एथेंस में गलगला बिछा हुआ है, ये बात है, उसके पीछे एक हकीकत है और वो हकीकत मैं आपको बता देता हूं। ग्रीस में उस जमाने में एक बहुत बड़ा टेंपल था। वहां ऑरेकल ने, जहां पे इनके दोस्त गए ऑरेकल से पूछने कि सोक्रेटिस से ज्यादा भी कोई वाइज है या हु इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल,
तो ओरेकल ने बोला सोक्रेटिस इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। तो सोक्रेटिस ने कहा कि अगर ओरेकल ने बोला है कि सोक्रेटिस इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, तो मेरे ज़हन में भी डाउट आया कि ये कैसे बोल सकती है। तो मैं बाहर निकला, मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा, मैंने कारपेंटर से पूछा, मैंने मेसन से पूछा, मैंने मर्चेंट से पूछा, मैंने पोइट से पूछा। हर एक ने अपने तरीके से जवाब दिया और जब मैंने उनको सवाल किए तो मुझे महसूस हुआ कि वो इतने वाइज नहीं है जितना कि उन्होंने अपने आप को समझा हुआ है। यहाँ पे बर्ट्रैंड रसल ये कहते हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया तो जाहिर है पूरा एथेंस उनका दुश्मन हो गया। तो सोक्रेटिस आगे चल के ये कहते हैं कि अगर ओरेकल ने ये बात की है कि आई एम द वाइजेस्ट, तो उसकी वजह यही है कि फिर मैं सबसे ज्यादा वाइजेस्ट हूं, और सबसे वाइजेस्ट होने के नाते मैं ये समझता हूं कि आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। और ये सोक्रेटिस का बड़ा मशहूर सेंटेंस है कि वाइजेस्ट इज द पर्सन हु नोज ही नोज नथिंग। तो कहता है इसीलिए ओरेकल ने ये बात बोली है कि सोक्रेटिस खुद कहता है कि उसको कुछ नहीं पता, सर्च करो। लिहाजा ओरेकल ने अगर ये कहा है तो फिर मैं तो ओरेकल के मिशन पे हूं। आप मुझे ऐसा समझ लीजिए कि मैं एक गैड फ्लाई हूं। गैड फ्लाई एक इंसेक्ट होता है जो कि लाइफ स्टॉक के अंदर पैदा हो जाता है और लाइफ स्टॉक जो है उससे परेशान होता है, काउस, बफलोज, इस तरह। तो कहते हैं समझ लीजिए कि एथेंस जो है लाइफ स्टॉक है और मैं जो हूं गैड फ्लाई है, जिसका काम है कि स्लीपिंग लाइफ स्टॉक को या कि स्लीपिंग एथेंस को स्टिंग करूं, जैसे कि गैड फ्लाई स्टिंग करता है लाइफ स्टॉक को और एथेंस जो है उठे। खैर यहां तक पहुंच के जूरी और जज डिसीजन लेते हैं और ये फैसला होता है कि उस जमाने का एक जिस तरह स्टोन होता है छोटा सा, स्मॉल साइज, इसमें होल होता है, वो एक पिक्चर में डाले जाएं और फैसला किए जाएं कि 500 लोगों में से इसकी पनिशमेंट या इसको गिल्टी कौन समझता है। खैर उस वक्त जो डिसीजन आता है उसमें गालबन 260 लोग इसके अगेंस्ट होते हैं और 230 लोग इसके हक में होते हैं। तो उस बात पे सोक्रेटिस खड़ा होकर कहता है ले देखें, अगर एथन ये समझता है कि मैं गलत हूं तो सिर्फ 30 वोटों की वजह से ये फैसला होगा कि मैं गलत हूं, यानी कि 30 वोट फैसला करने लगे हैं कि मैं गलत हूं। तो इससे ज्यादा इस मुकदमे की फनी चीज और क्या हो सकती है। जब ये सोक्रेटिस बात कर चुकते हैं तो जज कहते हैं कि सोक्रेटिस को अब हम फाइनल इसके बारे में डिसीजन करेंगे। तो सोक्रेटिस इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। तो सोक्रेटिस, जिनको पहले से ही उम्मीद थी कि ये मेरे बारे में डिसीजन तो ले चुके हैं, लिहाजा वो किसी किस्म की कुछ फहमी में नहीं रहना चाहता था। वो कहता है कि मैं इस तरह करता हूं कि अगर आपने, जज कहता है कि सोक्रेटिस तुम अपने लिए कोई पनिशमेंट चूज करो। तो सोक्रेटिस कहता है कि चूंकि उसको यकीन होता है ये मेरे बारे में अपना माइंड बना चुके हैं और ये डिसीजन ले चुके हैं, तो वो कहता है मैं इस तरह करता हूं कि वो सामने वाला जो पैलेस है उसे मुझे एक अच्छा सा खाना खिला दिया जाए, यही वो पनिशमेंट है जो मैं अपने लिए चूज करता हूं। या आप इस तरह करें कि मैं अपनी पनिशमेंट जो है 1 मिनाय, उस जमाने का जो कॉइन था, वो चूज करता हूं। साथ में सोक्रेटिस कहता है यहां मेरे दोस्त बैठे हैं, प्लेटो, वो हो सकता है 30 मिनाय आपको, जो उस जमाने की करेंसी थी, वो आपको दे दे। ये सुन के ज्यूरी और जज को सख्त गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि हम समझ रहे थे कि तुम अपने लिए पनिशमेंट कोई हैवी चूज करोगे, लेकिन तुमने तो एक तरह से मजाक बनाया इस चीज का, लिहाजा अब हम दोबारा और फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। लिहाजा ज्यूरी जब कहती है कि अब हम फाइनल वर्डिक्ट देने लगते हैं तो दोबारा वोटिंग होती है और उसमें 360 लोग इसको डेथ पेनल्टी के हक में आ जाते हैं और 140 लोग जो होते हैं वो अगेंस्ट आते हैं। तो यहां पे ये डिसाइड हो जाता है कि अब डेथ पेनल्टी जो है सोक्रेटिस का मुकद्दर ठहरी। यहां पे आके सोक्रेटिस से कहा जाता है, तो अब उसको समझ तो आ जाता है कि मेरी जो है पनिशमेंट हो गई है। तो कहता है इससे, चूंकि वो समझता है कि बाद की जिंदगी में मुझे अगर इजाजत दी गई तो मैं तो यही काम करूंगा, क्योंकि वो ज्यूरी को पहले बोल चुका होता है कि अगर आपने मेरे बारे में फैसला किया मुझे एक्साइल करने का, तो मैं वहां जाके भी यही काम करता रहूंगा, इसी तरह क्वेश्चनिंग करता रहूंगा, तो लिहाजा मैं इधर ही रहूंगा और मैं अपनी पनिशमेंट को कबूल कर लेता हूं। और अगर आप समझते हैं कि मैं मर जाऊंगा और मरने के बाद मुझे दोबारा जिंदगी मिलेगी, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आपको होमर मिले, यानी कि जिसने पुराने जमाने का एक हिस्टोरियन था जिसने एक बहुत बड़ी स्टोरी लिखी थी जिसके ऊपर मैं आपको रिव्यू दूंगा। तो सोक्रेटिस ये बता रहे थे कि अगर मुझे होमर से बात करने का मौका मिल सके, उसको क्वेश्चन करने का मौका मिल सके, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो यहाँ पे जब सोक्रेटिस को डेथ पेनल्टी सुनाई दी जाती है तो वहां ये बोलता है
कि नाउ इट्स टाइम टू डिपार्चर, नाउ इट्स टाइम फॉर डिपार्चर, सो आई गो एंड यू स्टे, एंड विच इज बेटर ओनली गॉड नोस। यानी कि वो क्वेश्चन छोड़े जा रहा है कि मैं तो जा रहा हूं, तुम लोग इधर रहोगे, तो अब जाना बेहतर है या यहां रहना बेहतर है, ये तो सिर्फ खुदा जानता है। और उसने इस तरीके से यहां पे अपना ट्रायल खत्म हुआ। सोक्रेटिस के बारे में डिसीजन आ चुका होता है कि इसको डेथ पेनल्टी मिलेगी, इसको हेमलॉक पॉइजन पीना पड़ेगा, और यहाँ पे उसके जो दोस्त हैं वो सारे रोने लग पड़ते हैं या गमगीन होते हैं। अब यहां तक जो मैंने आपसे बात की है ये था द ट्रायल ऑफ सोक्रेटिस। अब हम यहाँ बर्ट्रैंड रसल के तज्जिये को देखते हैं जो कि इस किताब के मुताबिक। बर्ट्रैंड रसल सोक्रेटिस के बारे में जो बात कहते हैं वो यही कहते हैं कि सोक्रेटिस प्लेटोनिक सोक्रेटिस की हम बात कर रहे हैं या रियल में सोक्रेटिस ऐसा था, इस बारे में इसमें बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हम प्लेटोनिक सोक्रेटिस की बात ही कर लेते हैं। क्योंकि सोक्रेटिस के बारे में ये बात मशहूर थी, वो कई कई घंटे एक जगह खड़ा रहता था, ऊपर देखता रहता था, ऐसे जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो, किसी सवाल का जवाब चाह रहा हो, और लोग उसकी बर्दाश्त की कुव्वत पर हैरान होते थे कि इस आदमी में कितना तहम्मुल है। सख्त सर्दियों में जब लोग बगैर स्वेटर्स और जैकेट्स के नहीं निकल सकते, वो आराम से नंगे पांव घूम सकता था। इसी सोक्रात के बारे में, इसी सोक्रेटिस के बारे में बर्ट्रैंड रसल कहता है कि सोक्रेटिक मेथड जो है, जिसमें वो क्वेश्चनिंग करके किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करता था, वो बाज मामलात में तो ठीक है, बाज मामलात में शायद इसका इतलाक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज के नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे तो वहां पे सोक्रेटिक मेथड आपके काम आ सकता है। जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि जस्ट और अनजस्ट की बात की जाए, यानी कि जस्टिस क्या है, तो चूंकि हमारे पास जस्टिस की तारीफ पहले से मौजूद है और क्राइम की तारीफ भी पहले से मौजूद है, तो हम जस्टिस और क्राइम के ऊपर बात करके जस्टिस और क्राइम की डेफिनेशन के ऊपर पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये इस सूरत में मुमकिन हो सका है कि हमारे पास ये अल्फाज पहले से मौजूद थे। लेकिन अगर कोई साइंसी तजर्बा है या कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, तो वहां पे सोक्रेटिक मेथड काम नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर किसी जरासीम को दरियाफ्त करना है या किसी जर्म को डिस्कवर करना है, या माइक्रोस्कोपिक कोई चीज है जिसको आप डिस्कवर करेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो वहां पे सोक्रेटिक मेथड कैसे काम आएगा, जहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जाहिर है जिस बंदे को जरासीम का या जर्म का नहीं पता, उससे आप जितने भी क्वेश्चन कर लेंगे, आप किसी खास चीज पे, किसी खास नतीजे पे तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि जर्म चीज क्या है। इसी मिसाल को वाज़ेह करने के लिए मैं आपको एक मिसाल और देता हूं कि आपका एक दोस्त है जो कहता है कि फुटबॉल इज अ ग्रेट गेम, लेकिन कुछ लोगों को फुटबॉल खेलनी चाहिए, कुछ लोगों को फुटबॉल नहीं खेलनी चाहिए। तो अगर मैं सोक्रेटिक मेथड अडॉप्ट करूं तो मैं उसको बताऊंगा, यार तुम दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हो। अगर फुटबॉल एक गेम है तो उस गेम को खेलने का हर बंदे को हक है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि एक बंदा फुटबॉल खेले और एक बंदा फुटबॉल ना खेले? तो इस तरीके से हम उस अपने दोस्त को या मिसाल को समझाने के लिए कह सकते हैं कि वो दो बातें कर रहा है, तो दोनों में से कोई एक बात सही हो सकती है या दोनों में से एक बात गलत हो सकती है। तो इस तरीके से हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते। तो बर्ट्रैंड रसल के कहने का मकसद ये था कि सोक्रेटिक मेथड उन चीजों के बारे में तो काम आ सकता है जिनके बारे में हम पहले से ज्यादा जानते हैं या पहले से जानते हैं, लेकिन अगर हम किसी नई चीज को डिस्कवर करने जा रहे हैं, जैसे कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, तो ये तरीका शायद इतना काम ना आए। तो यहाँ पे हमारा सोक्रेटिस का ये चैप्टर खत्म होता है, द ट्रायल ऑफ सोक्रेटिस। बर्ट्रैंड रसल का एनालिसिस मैंने आपको लास्ट में पेश किया कि बर्ट्रैंड रसल ने सोक्रेटिक मेथड के ऊपर आखिर में किस तरीके से तज्जिया पेश किया है। यहां मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ये जो बुक है, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ये बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है। अगर आप इसको पढ़ें और इसको समझ के चलें तो आपको इसमें बहुत सी इल्म की चीज़ें मिलेंगी। नॉलेज हासिल कीजिए, सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, तो यही वो चीज़ है जो फिलोसफर्स जो हमें दर्स देते आए हैं। तो आज का मैं अपना जो बुक रिव्यू है यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आप मुझे बताइएगा आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।